मांसाहार को लेकर भी सेम है कि विवेकानंद जी मांसाहारी भी थे, उसको भी आप बताते हैं कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर मन में थोड़ी सी संशय आती है कि उन महापुरुष के जीवन में आपकी बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है, थोड़ा सा स्पष्ट करें। मांसाहार करते थे। अभी 8 साल पहले तक मैं दूध, पनीर, खोया, लस्सी, पनीर पकौड़ा मस्त झाड़ता था। तो अरे कोई तथाकथित ईश्वर हो गए क्या? जब तक मनुष्य देह में हो गुण दोष विकार तो रहेंगे ही ना। बोलो, अब तुम बोलो कि कोई ज्ञानी पुरुष है, उसके पसीने से गंध काहे को आती है? भाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। ये कौन सी बात है कि तुम कहने लग जाओ कि खोज खोज के निकालो कि महापुरुषों के चरित्र में भी कहाँ कहाँ कमियां थी, और जो कमियां हो उनको या तो ये कह दो कि कमियां है ही नहीं, ये ठीक बात है, या फिर ये कह दो कि महापुरुष भी अगर कमियां रखते हैं तो हम काहे ना रखें। ये हमारे 2 तरह के तर्क होते हैं। तुम्हें पता चल जाए कि कोई ज्ञानी आदमी मांसाहार करता था तो या तो ये कह दोगे कि वो ज्ञानी है ही नहीं, या ये कह दोगे कि वो ज्ञानी है और मांसाहार करता है तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये दोनों ही बातें कितनी विचित्र है ना। तुम वो चीज लो ना जो लेने लायक है। क्यों भूलते हो कि वो बंगाली थे, और तुम बंगाली घर में पैदा हुए हो, वही तुम्हारा परिवेश है। तुम माछ से, मच्छी से बच कैसे जाओगे? हाँ, ये जरूर है कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, और वो अनंत यात्रा होती है, उस यात्रा पर अगर आप 40 साल, 80 साल, 150 साल चलते रहे तो धीरे धीरे करके आप अपने सारे गुण, सारे दोष छोड़ते रहते हैं। संभव है कि विवेकानंद भी थोड़ा और आगे बढ़ते तो मांसाहार भी उन्होंने त्याग ही दिया होता। यह भी संभव है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने मांसाहार त्यागना आरंभ भी कर दिया हो। समझ में आ रही बात? ऐसे तुम निजी जीवन में घुसोगे तो तुम किसी भी ज्ञानी, संत, ऋषि के जीवन में जाओगे, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ खोट मिल ही जाएगी। मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारी नजर कैसी है जो खोट पे ही जाके टिकती है? खोट ही देखनी है। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कोई किताब दूंगा, तुम पूरी रात इसी बात में निकाल दोगे कि उसका एक पन्ना थोड़ा सा फटा हुआ है कोने से। पढ़ लो भाई, लिखा क्या हुआ है, और फुर्सत हो जाओ। किन चीजों में उलझ गए? और अगर इन चीजों में उलझना है तो मैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अनुपयुक्त व्यक्ति हूं, क्योंकि मुझ में तो 100 खोट है। मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मुझी से पूछ रहे हैं खोट के बारे में। मैं जो खोट का पुतला हूं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा? वो उनकी खाने पीने में गड़बड़ ये थी कि मांसाहार करते थे। मेरा तो खाने पीने कोई ठिकाना ही नहीं है। ये मेरे लिए अलग से खाना लेकर के आए, एक फूड करके कुछ है, उससे पकड़ा है। वो अपने वो कम कैलोरी का और बहुत सारी उसमें चीज़ें डाल करके, जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट में है कि ये डाल दो, वो डाल दो, वो सब डाल करके बनाते हैं। वो लेकर के आए यहाँ पर, बेचारों ने बड़ी मेहनत करी। मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ, जब तक इन्होंने वो खाना मेरे पास पहुँचाया उतनी देर में मैंने कैंटीन का चाउमीन झाड़ दिया। मैंने कहा तुम रखो अपना अपने पास। और क्या था? चाउमीन था, और क्या था? कहाँ है शुभंकर? ऐसा खाया है कि याद भी नहीं, जो कुछ था सब खा गया। अब ऐसे खोट अगर पकड़ो और कह दो कि प्रशांत के जीवन से यही तो शिक्षा मिलती है कि सत्र से पहले अगर वड़ा पाव और चाउमीन खाओगे तो ज्ञान वर्षा होगी। फिर ये तो तुम रहने दो। जिससे जो चीज सीखने लायक हो सीखो। खान पान मुझसे थोड़ी सीखोगे ना, तुम खान पान विवेकानंद से सीख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है 40 की अल्पायु में क्यों उनको प्रस्थान करना पड़ा? तुम्हें लग रहा है उनका खान पान बड़ा अच्छा रहा होगा? 50 तरह की उनको बीमारियां थीं। उनसे सीखोगे क्या खाना पीना? पर उनसे बहुत कुछ है सीखने को। ऊंची से ऊंची बात उनसे सीखी जा सकती है।
लेकिन हमारी नजर नीचे से नीची बात पर होती है। जो सीखने वाला हो, अगर वो सिर्फ विवेकानंद का ही पूरा साहित्य पढ़ ले तो आगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी ऊंचाई थी उनमें। पर उसकी जगह हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने मछली खा ली। और इरादा ठीक रखो। अगर ये चाहोगे कि तुम्हें कोई परफेक्ट व्यक्ति मिले तभी उससे सीखोगे, तो तुम किसी से नहीं सीखने वाले। क्योंकि यकीन जानो, जिनको तुम परफेक्ट मानते भी हो वो भी नहीं परफेक्ट है। परफेक्शन माने पूर्णता। जो मनुष्य देह में है वो पूर्ण नहीं हो सकता, बात खत्म। अगर तुम इस पृथ्वी ग्रह पर हो तो अपूर्ण ही हो। लेकिन अपूर्ण व्यक्ति से भी पूर्णता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं। चांद से चांदनी लो, धब्बे नहीं। ठीक? और धब्बे होते हैं, चांद में भी धब्बे होते हैं। इसमें चांद का गुनाह नहीं हो गया। आदमी अकेला जीव है जिसे नशा चाहिए, क्योंकि आदमी अकेला जीव है जिसके पास चेतना है। वो चेतना उत्थान मांगती है, ऊंचाई मांगती है। जब आप उसे ऊंचाई नहीं दे पाते तो आप उसे नशा दे देते हो। तो नशा कायरता है, नशा झूठा इलाज है आपकी बेचैनी का। बाकी आधे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, मैं 6 साल हॉस्टल रहा हूँ, मुझे इन सब का अनुभव है। बढ़िया, खूब अनुभव है। हॉस्टलों में ये सब खूब चलता है। मेरा भी हॉस्टल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही आपको कैजुअली बस टाइम पास करना है तो आप टाइम पास के लिए सब कर लो उससे, लेकिन आपको कोई आध्यात्मिक उत्थान नहीं मिल जाएगा। तुम मेरा वीडियो सुनते हो या मैं तुम्हारी आज्ञाएं सुनूं? एक तरफ तो बताते हो गुरु आप हैं, दूसरी ओर आज्ञा देने के लिए तुम खड़े हो, और तुम्हारी आज्ञाएं ना सुनूं तो ओहो हो, इतना तमाशा। बाबू नाराज हो गया है, बाबू रूठ गया है, बाबू ने अनसब्सक्राइब कर लिया। अब नहीं, बाबू ने ब्लॉक कर दिया है, हम कुछ और हैं, हमारे साथ ये उम्मीदें मत रख लेना। अरे फकीराना ठाठ होते हैं, आजाद लहरें होती हैं, जैसा सहज स्वभाव में आता है वैसा जीते हैं। ये तुम्हारे 2 कौड़ी के नियम कायदे हम पे थोड़ी लागू होते हैं। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। ये जो वास्तविक योगी है, जो वास्तविक ब्रह्मचारी है, ये जो ज्ञानी है, ये जो स्थित प्रज्ञ है, ये किसी भी प्रकार के भोग से हटता नहीं है पीछे, क्योंकि पीछे हटने का अर्थ होगा कि कहीं तो उसने डर देखा, कि कहीं तो उसने असत्य देखा, कि कहीं तो उसने ब्रह्म के अतिरिक्त तो कुछ और देखा। पीछे हटने का अर्थ होगा कहीं तो उसने अपनी व्यक्तिगत रुचि या अरुचि को महत्व दिया। जीवन जो दशा दिखाता है वो उसी दशा में जीता जाता है। जीवन यदि भोग का अवसर उपलब्ध कराता है तो वो उससे पीछे नहीं हटता, और यदि जीवन उसे बिल्कुल एक रूखा सूखा व्रती का जीवन भी देता है तो उसे उससे भी कोई शिकायत नहीं। राजमहल में भी रह लेगा, गुफा में भी रह लेगा, सुस्वादु भोजन मिलेगा वो भी कर लेगा, और रूखा सूखा खाली पेट वो भी चलेगा। स्थित प्रज्ञ की पहचान
इससे नहीं हो सकती कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ इससे हो सकती है कि वो जो भी कर रहा है वो करते हुए वो बैठा कहां है। कर तो कुछ भी सकता है, पूरा आकाश उसका है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। आपका करना सीमित है, आपके लिए 1000 वर्जनाएं हैं, उसके लिए कोई वर्जनाएं नहीं है। चौंक मत जाइएगा अगर आप कभी उसको गुल्ली डंडा खेलते पाए, और चौंक मत जाइएगा कभी आप उसको हवाई जहाज उड़ाता पाए। अभी बात जरा अजीब लगती है ना, अष्टावक्र पायलट है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अष्टावक्र कटी पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, पर ये छवि मन में समाती ही नहीं। अष्टावक्र पतंग लूट करके हुड़दंग मचा रहे हैं, अष्टावक्र डिस्को थीक में नाच रहे हैं, बात जमी नहीं कुछ। ये अष्टावक्र किसी डांस बार में नाचती औरत का भी नाम हो सकता है, क्यों स्त्री नहीं हो सकती अष्टावक्र। और जरूरी है कि सुशील स्त्री हो, जरूरी है कि आपका समाज जिसे मान्यता देता है ऐसी स्त्री हो। डांस बार की नर्तकी अष्टावक्र क्यों नहीं हो सकती। और देखिए कितना मुश्किल लग रहा है इस बात को पचाना। बिल्कुल हो सकती है, पर आप चौंक जाएंगे, तुरंत इनकार कर देंगे। वो भी अभी निकली है अधनंगी, और हो सकता है उसने आधा बोतल चढ़ा भी रखी हो, और कहे आपसे बाहर आकर के कि मैं ही हूं अष्टावक्र। और आप उसको देखेंगे, उसका रूप, उसकी वेशभूषा, मानेंगे ही नहीं। जनक के दरबार के लोगों ने भी नहीं माना था, हंसे थे, कहते ये 8 जगह से टेढ़ा, ये ज्ञान देगा। तो अष्टावक्र मुड़े जाने लगे। जनक ने कहा जाते क्यों हो बेटा, कम उम्र के थे। अब आप तो ये भी ना माने कि 11 वर्ष की उम्र का कोई अष्टावक्र हो सकता है। आपके मन में अष्टावक्री जब भी छवि उठती है, ये जानते हुए भी कि 11 की उम्र में उन्होंने उपदेशित किया था जनक को, क्या 11 साल के बच्चे की उठती है, कहीं उठती है। तो जनक ने कहा रुको बेटा, कहां मुड़ के जा रहे हो। तो अष्टावक्र ने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं चर्मकारों की सभा में आ गया हूं, क्योंकि आप लोग तो बस चर्म को कीमत देते हो, चमड़ा ही दिखाई देता है आपको, तो आप सब चर्मकार हुए। मुझे तो लगा था कि सुधी जन होंगे, आप सब तो बड़े सतही लोग निकले। चमड़े से अर्थ है कि जो आदमी सिर्फ सतह जानता, उसको चर्मकार कह रहे थे। चर्मकार से उनका आशय कोई जाति या धंधा नहीं था, जो मात्र चर्म जानता हो, जो मात्र सतह जानता हो। जब वास्तविक अष्टावक्र सामने आता है तो वो हमारी नजर में ही नहीं आता, पकड़ में, पहचान में ही नहीं आता। 11 साल का टेढ़ा टपरा बच्चा, जैसे वो बात अपाच्य थी, वैसे ये बात अपाच्य है कि स्थित प्रज्ञ महान भोग विलास में भी रत हो सकता है। यहां तो नियम बने हुए हैं भोगी के विरुद्ध। यहां तो जिसको जितना सूखा देखा उसको उतना आदर मिलता है। महाआदर उसको मिलेगा। ये महाराज इन्होंने 10 साल से मुंह नहीं धोया, अब तो कम हो गए हैं। अभी कुछ दशकों पहले तक लोग इसी बात पर आदरणीय हो जाते थे कि किसी ने नाखून नहीं कटाए भाई 20 साल से, तो नाखूनी बाबा। और उनके नाखून अब बढ़ बढ़ के ऐसे 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 ऐसे। कोई थे जो 20 साल से नहाए नहीं थे, चलते थे, खूब चलते थे। अभी भी होंगे कहीं इधर उधर छुपे बैठे होंगे जो जरा अंधविश्वासी क्षेत्र होंगे, वहां पर उनको आदर सम्मान दक्षिणा मिल जाता होगा। किसी खासियत यही थी कि वो बात नहीं करता था, थूकता था बस। आप उससे बात करने जाइए आपके मुंह पे थूक देगा।
लोग बड़े प्रभावित हो जाते थे, क्या बात है, क्या बात है। कहानियों को आदर मिल जाता है ना, किसी के बारे में कहानियां फैला दो, आदर मिल जाएगा। फैला दो कहानियां, किसी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, अब हो गया आदर का पात्र। चिबिल्ले बाबा, उनकी खासियत ये थी कि उनके पास जाए तो वो धड़ाधड़ भागते थे दूर, तो नजर ही ऐसे आते थे कि वो भाग रहे हैं, भक्तजन पीछे पीछे हैं। और होता था कि जो पास जाके छू ले उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, और दौड़ा रहे हैं। भाई हर तरह के हुए हैं, और ऐसे ही हुए हैं, ऐसों को ही तुमने अष्टावक्र कह रहे हैं, चिन्ह मत खोजना, निशानी मत खोजना, इन लक्षणों पर मत चले जाना, कर्मों पर मत चले जाना। कुछ करने या ना करने से कुछ साबित नहीं हो जाता। हरी बात समझ में? There are far more important things to look for in a man or woman than to ask whether he drinks or not. There are far more important things. If you're looking at a girl, there are 40 more important things about her than her chastity. If you want to make friends with somebody, there are 100 other considerations that you should have, not whether he drinks or not. These are trivial matters. These are made important by those who do not know what is really important. So what will they do? लड़का अच्छा है, क्यों? सिगरेट शराब नहीं पीता, और है कौन वो? एक नंबर है कमीना, लेकिन सिगरेट शराब नहीं पीता है तो अच्छा है। लड़की अच्छी है, क्यों? समझ ही गए। बाकी सब कर डाला उसने, वो दुनिया की जान ले ले, दिमाग सड़ा हुआ है उसका, एक नंबर की कुटिल औरत है, लेकिन वर्जिनिटी संभाल के रखी है तो लड़की अच्छी है। क्या पागलपन है? Then we do not know what is really valuable in life. Then we do not know. These are small matters. They are of no consequence. मेरे खिलाफ बेटा बोलने वाले एक नहीं है, 100 हैं। तुम सबको देखते फिरोगे क्या? तुम कोई वर्ग बताओ जिसे मुझसे समस्या नहीं है। बकरीद पर कुछ बोल देता हूँ, मुसलमानों से पड़ती है। दिवाली पर जब बोलता हूँ तो हिंदुओं से पड़ती है। महिलाओं के मुद्दों पर बोल रहा हूँ तो फेमिनिस्ट से भी पड़ती है और संस्कारी महिलाओं से भी पड़ती है, क्योंकि मेरी बात किसी से मेल नहीं खाती। मैं किसी भी वर्ग के साथ नहीं खड़ा हूँ। मैं जहाँ से देख रहा हूँ वहाँ से हर वर्ग में मुझे त्रुटि खोट दिखाई दे रही है। शाकाहारी पहले खुश होते थे कि मैं मांसाहारियों को सीख देता हूँ, फिर उनको समझ में आया कि मैं शाकाहारियों को ही बोल रहा हूँ दूध छोड़ो, तो अब शाकाहारियों से भी मुझे गाली पड़ती है। लेफ्ट से गाली पड़ती है, उनको लगता है कि मैं गीता और उपनिषद की बात कर रहा हूँ तो मैं राइट का हूँ। राइट से गाली पड़ती है, वो कहते हैं कि ये बात तो गीता की करते हैं लेकिन बड़ी खुली सोच के हैं, ये गीता का जो अर्थ बता रहे हैं वो पारंपरिक तो है ही नहीं, तो राइट वाले भी मुझे द्रोही मानते हैं। तुम और कोई वर्ग उठा लो, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो मेरे समर्थन में हो। हाँ, लोग समर्थन में हैं, वर्ग समर्थन में नहीं है। व्यक्ति समर्थन में हो सकता है, व्यक्ति मेरे साथ होते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी गुट बने हुए हैं, वर्ग बने हुए हैं, उनको मुझसे खतरा हो जाता है। अभी तो हुआ है हमारा, जब यहाँ गोवा में चल रहा है, एक दिन में हत्या की अनेक धमकियाँ, गजब है। और वो भी कोई बता रहा है कि तेरी चिता कैसे जलाऊंगा, कोई बता रहा है चाकू से काटूंगा, कोई बोल रहा है गोली से मारूंगा, और वो भी अलग अलग दिशाओं से। ऐसा भी नहीं कि कोई एक वर्ग है जो मुझसे दुखी होकर के मुझे मार डालना चाहता है। और मज़ेदार चीज़ यही होती है, हर वर्ग को लगता है मैं दूसरे वर्ग के साथ हूँ। ब्राह्मण मुझसे इसीलिए परेशान है, उनको लगता है मैं दलितों के साथ हूँ, दलितों को लगता है मैं ब्राह्मण हूँ, पुरुषों को लगता है मैं उनकी महिलाओं को भड़का रहा हूँ, उनके घर टूट रहे हैं। महिलाएं इसलिए दुखी हैं कि मैं उनको बोलता हूँ तुम घर में काहे बैठी हो, मेहनत करो, तुम आलसी हो और मुफ्त की रोटी की आदी हो रही हो, तो महिलाएं फिर चिढ़ जाती हैं। तो जब कोई ज़्यादा चिढ़ जाता है तो फिर वो आगे कदम बढ़ाने की भी सोच सकता है। तो
तो फिर धमकी वमकी भेजते हैं। पहले थोड़ी ज़रूरत पड़ती थी इन बंदूकधारियों की। एक 12 बोर, एक 32 बोर, पहले सिर्फ गार्ड आए, फिर एक बंदूक आई, अब 2-2 बंदूक आ रही हैं। अब आगे के लिए कह रहे हैं ऑटोमेटिक वाली चाहिए। पहले थोड़े ही जो लोग आ रहे होते थे उनकी इतनी जांच पड़ताल करनी पड़ती थी। और हमला करने का यही नहीं तरीका होता कि शरीर पे हमला किया जाएगा। हमला करने के और भी तरीके होते हैं। कुप्रचार कर दो, अफवाह फैला दो, वो सब तरीके चलते रहते हैं, वो भी हमला ही है। हमला करने का यही नहीं तरीका होता कि शरीर पे हमला किया जाएगा। हमला करने के और भी तरीके होते हैं। कुप्रचार कर दो, अफवाह फैला दो, वो सब तरीके चलते रहते हैं, वो भी हमला ही है। पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला।